हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम दीपिका परमार। तो उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं और सारे लेक्चर्स को लगा लिया है। ये उम्मीद करते हैं हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं पीसीटी। पीसीटी में हमने क्या देखा, जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में जो पीसीटी वाला पार्ट है वहाँ पर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का एंड आयंस का। तो हमने क्या बात की थी, ये जो पीसीटी है ये क्या करता है, पीसीटी एरिया है मैक्सिमम reabsorption of water and ion। क्लियर है। तो मतलब क्या बात हुई, जब हम यूरिन फॉर्मेशन देख रहे थे तो फर्स्ट स्टेप में जिसपे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है उस टाइम पर हमारी यहाँ पर फिल्ट्रेशन के टाइम पर आयंस, वाटर एंड ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन हो चुका था। अब जो आयनिक फिल्ट्रेशन हुआ, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन आई थी, सेम जो ब्लड में होती है वही आई थी। अब ब्लड में आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये होती है हमारी ब्लड में आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। अब यही मटेरियल फिल्ट्रेट होकर आ रहा है तो यहाँ पर भी सेम आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होगी, कितनी, 300 मिली ऑस्मोल। ठीक है, तो ये तो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अब बात हो रही है पीसीटी की। ये तो वोमिन कैप्सूल का है और फिल्ट्रेशन है ये तो। अब सेकंड स्टेप है हमारा रीएब्जॉर्प्शन, देन थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन देखा था हमने, कहा जो यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड स्टेप है वो कहाँ होता है, पीसीटी वाले पार्ट में। पीसीटी वाले पार्ट में जो हमारा वाटर है एंड आयन है इसका मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन, उसके टाइम पे, फिल्ट्रेशन के टाइम पे कितना बात करें तो 180 लीटर वाटर फिल्ट्रेट हो चुका था। अब 180 लीटर वाटर तो वेस्ट जाएगा, इतना यूरिन फॉर्मेशन हम कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ से मैक्सिमम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन वापस हो जाएगा, मतलब वापस ब्लड में वाटर चला जाएगा। तो कैसे चला जाएगा, यहाँ जो ब्रश वाटर एपिथेलियम होता है ये क्या करते हैं, मैक्सिमम वाटर एंड आयन को रीअब्सॉर्ब करते हैं। कैसे करते हैं, जो ब्रश वाटर एपिथेलियम होते हैं यहाँ पर होते हैं हमारे सोडियम पोटेशियम पंप। ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये पंप क्या करते हैं, इसका काम है ये ल्यूमेन से सोडियम को फेंकते हैं बाहर एंड बाहर से पोटेशियम को अंदर डालते हैं। और इनकी स्पीड ऐसी होती है कि एक बार में ये 3 सोडियम को बाहर फेंकते हैं तो 2 पोटेशियम को अंदर डालते हैं। अब सोडियम क्योंकि बाहर जा रहा है, सोडियम एक आयन है, तो ऐसे तो सोडियम की वैल्यू कम होती जा रही थी। अब सोडियम कम हो रहा था तो वाटर जो कि सोडियम से अट्रैक्ट होता है, ऑस्मोलाइट देखा था हमने, ऑस्मोलाइट देखे थे, तो वाटर एंड आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, ये चीज हम समझे थे। अब यहाँ पर सोडियम एक आयन है, जा रहा है कहाँ से, ल्यूमेन से बाहर, और यही वाटर प्रेजेंट है, तो इसके पीछे पीछे कौन, वाटर भी जाने को तैयार हो गया है। क्लियर। अब वाटर जा चुका है और सोडियम उल्टा यहाँ पर आ रहा है। वाटर क्योंकि क्या है, अट्रैक्ट करेगा आयन को। अभी तो सोडियम एक आयन था, एक आयन की वजह से वाटर निकल गया यहाँ से, क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन हो गया वाटर का। अब लेकिन वाटर के और भी सारे फ्रेंड्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे क्लोरीन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, इनको बुरा ही लग जाएगा बहुत ज्यादा, किसको, ये जो आयंस है। तो जब वाटर जाएगा तो वाटर के साथ साथ ये कहेंगे मुझे भी ले चलो, तो मतलब वाटर अपने साथ इन आयन को भी लेके जाएगा। एक आयन स्टार्टिंग कैसे हुई, एक आयन यहाँ से सोडियम पोटेशियम पंप ने बाहर फेंका। अब क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप से सोडियम बाहर जा रहा है जो कि आयन, तो वाटर उसके साथ जाएगा। अब वाटर जाएगा तो वो अपने फ्रेंड्स को कैसे छोड़ देगा, तो उसके साथ और भी आयन चले जाएंगे। तो क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम, इन आयन का हो गया रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर है। अब ये तो रीएब्जॉर्ब हो गए हैं, मतलब यहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो गया, आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो गया है। इसलिए जो पीसीटी हम इसको बोलते हैं, ये पार्ट ऐसा है जहाँ पर मैक्सिमम वाटर एंड आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है। अब बात हो गई सिक्रीशन की। रीएब्जॉर्प्शन तो हो गया, दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर गलती से फिल्ट्रेट हो जाता है ग्लूकोज का। गलती से मतलब ऐसा कि जब फिल्ट्रेशन होता है तो उससे बहुत सारी चीज ऐसी फिल्ट्रेट हो जाती है जो फिल्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। तो अब ग्लूकोज फिल्ट्रेट हो गया है तो ग्लूकोज को हमें यूरिन में वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यूरिन बहुत जरूरी है, ग्लूकोज बहुत जरूरी है। तो ये जो ग्लूकोज है सोडियम का हाथ पकड़ के यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और कहाँ, ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो जब ग्लूकोज सोडियम का हाथ पकड़ के जाएगा बाहर तो यहाँ से सोडियम उल्टा
हाइड्रोजन आयन को फेंकेगा, मतलब ये एक को लेके जा रहा है तो एक को पीछे छोड़ के जाएगा, बाहर से ब्लड को ये हाइड्रोजन आयन को फेंकेगा, मतलब हाइड्रोजन आयन यहाँ से आएगा नीचे, तब जाके ग्लूकोज जाएगा यहाँ पर। इसलिए ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है और हो भी जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको डायबिटीज़ के सिम्टम्स है, अगर आपकी बॉडी में यहाँ पर ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, मतलब ग्लूकोज वेस्ट जा रहा है यूरिन में ग्लूकोज मिलके जा रहा है, इसका मतलब आपको क्या है, डायबिटीज, शुगर। क्लियर है? तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन 100%। अब ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हुआ था तो हाइड्रोजन आयन आया था। हाइड्रोजन आयन बहुत बेकार होता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन निकल गया। दूसरी बात, यहाँ पर अमोनिया थोड़ा टॉक्सिक होता है, यहाँ से बचा कुचा जितना भी अमोनिया था ये भी सिक्रीट हो जाएगा। तो ये हमारी बात हो गई पीसीटी की। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था पीसीटी किसमें कितना रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था एंड कितना सिक्रीशन हो रहा था। तो इस प्रकार से हमारा पूरा यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये है हमारे नेफ्रॉन का सेकेंड पार्ट पीसीटी। पीसीटी हम समझ चुके हैं। बॉमिन कैप्सूल में हमने फिल्ट्रेशन देख लिया, ग्लो मैनुअल फिल्ट्रेशन। अब हम देखेंगे लूप ऑफ हेनले, इसका क्या फंक्शन है और ये कैसा दिखेगा, क्या क्या करेगा। तो लूप ऑफ हेनले में आपने अगर नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर देखा है तो उसमें आपको याद होगा कि सबसे पहले आता है बॉमिन कैप्सूल, देन उसके बाद पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी एंड लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो हमारा वोमिन कैप्सूल हो गया, पीसीटी हो गया। अब हम देखेंगे लूप ऑफ हेनले। देखिए क्या बात हुई, ये है हमारा वोमिन कैप्सूल एंड ये पीसीटी एंड पीसीटी के बाद ये लूप ऑफ हेनले कुछ इस टाइप से टर्न होके निकलता है बाहर। अभी किसके अंदर घुसता है, डिप कहाँ पे करता है, तो यहाँ पे होता है हमारा क्या, पिरामिड। पिरामिड के अंदर लूप ऑफ हेनले ऐसे धंसा होता है एंड यहाँ से ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? और ये पीसीटी। तो पीसीटी, बॉमिन कैप्सूल ये तो हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में जो हमारी लिम्फ होती है, लिम्फ कितनी होती है, तो एक होती है डिसेंडिंग और दूसरी होती है असेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब जो नीचे जा रही है और असेंडिंग जो ऊपर जा रही है। क्लियर है? अब नॉर्मली आपने पिछले लेक्चर आप कंटिन्यू लगाए हैं तो आपको कुछ बातें बेसिक याद होंगी। क्या कि हमारी बॉडी में इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करें तो उसमें आयनिक कंसंट्रेशन कितना होता है, 3 मिली ऑस्मोल पर लीटर। हर एक ब्लड के हर एक लीटर में कितना, 300 मिली ऑस्मोल आयनिक कंसंट्रेशन होगी। तो अगर ये वाला पार्ट यहाँ से देखिए, हम यहीं से देख लेते हैं। अगर ये कॉर्टेक्स है और ये मेड्यूला, तो इस रीजन में हमारी आयनिक कंसंट्रेशन कितनी होगी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब जैसे ही हम मेड्यूला के अंदर एंटर करते हैं तो इनिशियली तो हमारी आयनिक कंसंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल होगी, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ये आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। यहाँ 300, फिर 400, 600, 800, 1000 एंड लास्ट में इसके टिप पर 1200 मिली ऑस्मोल। क्लियर है? 1200 मिली ऑस्मोल आयनिक कंसंट्रेशन होगी। सेम आयनिक कंसंट्रेशन इस साइड होगी, पहले 300, फिर 400, 600, 800, 1000 एंड लास्ट में 1200। ये आयनिक कंसंट्रेशन सेम होगी। जैसे जैसे हम मेडुला वाले रीजन में नीचे साइड जाते जाएंगे आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। क्लियर है? अब आपको एक बात याद है, जो पीसीटी है वो हमारा फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड आयन है, मतलब इसकी जो मेम्ब्रेन है फ्रीली परमिएबल है वाटर एंड आयन दोनों के लिए। मतलब यहाँ से वाटर भी रीअब्सॉर्ब एंड सिक्रीट हो सकता है एंड यहाँ पर आयंस भी सिक्रीट एंड रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं इजीली। इसलिए जो पीसीटी है इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड आयन।
क्लियर है? मतलब पीसीटी की जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है वाटर एंड आयन के लिए, इसलिए वाटर एंड आयन इजीली रीएब्जॉर्ब एंड सिक्रीट हो जाते हैं यहाँ से। लेकिन अब बात करें हम लूप ऑफ हेनले की, तो लूप ऑफ हेनले में कुछ अलग सा चीज आने वाली है। क्या चीज आने वाली है? पहले तो हम इसमें देखेंगे, हेडिंग अगर हम डालें यहाँ, तो पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर descending limb of loop of Henle। क्लियर है? हम देखेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले की ये जो लिम्ब है ये डिसेंडिंग है। तो क्या होगा, ये जो लिम्फ होती है इसमें एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये होती है परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू आयन। इसका मतलब ये कि ये जो लिम्फ होती है, ये ट्यूब जो है लूप ऑफ हेनले का, ये डिसेंडिंग वाला, यहाँ पर से वाटर तो इजीली लूज हो सकता है, रीएब्जॉर्ब हो सकता है, निकल सकता है बाहर यहाँ से, लेकिन यहाँ से आयन जो है ना बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है। मतलब अगर यहाँ आयन है और जो आयन कंसंट्रेशन है, मतलब जितना आयन यहाँ पर है उससे एक भी यहाँ पे ज्यादा, मतलब नॉर्मल कहें तो यहाँ पर जो आयन है यहाँ से एक भी ना यहाँ पर एंटर करेगा ना यहाँ से बाहर जाएगा। लेकिन हाँ वाटर की अगर बात करें तो वाटर इजीली यहाँ से लूज हो सकता है, बाहर निकल सकता है। इसलिए ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोल रहे हैं फ्री परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू आयन। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ऐसा क्यों है इस पे बात कर लेते हैं हम। क्या होता है जब यहाँ ये जो पार्ट है यहाँ, तो क्या होता है मैक्सिमम वाटर एंड आयनिक का फिल्ट्रेशन या रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। आपका जर्नल सर्कुलेशन लो हो या हाई हो ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तो वाटर एंड आयन को रीएब्जॉर्ब ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। मतलब मैक्सिमम वाटर 70 to 80% वाटर एंड आयन का या वाटर का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ से होना ही है। आप चाहे बहुत सारा पानी पिए या बिल्कुल पानी ना पिए, इतना वाटर तो यहाँ से रीएब्जॉर्ब इजीली होना ही है। ठीक है, ये फिक्स है मतलब। लेकिन अब यहाँ अगर बात करें तो जो यहाँ से फॉर्म होके आ रहा है यूरिन, वो जब यहाँ आएगा तो इनिशियली अभी इसकी यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन 300 मिलीऑस्मोल थी। शुरू में जब ये यहाँ आएगा तो अभी तो इसकी आयन इसके अंदर कितनी है 300 मिलीऑस्मोल। लेकिन जब ये नीचे आया तो नीचे इसके आसपास क्या देखने को मिला, यहाँ तो आयनिक कंसंट्रेशन कितनी है 400 मिलीऑस्मोल। अब यहाँ आयनिक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और उसके अंदर आयनिक कंसंट्रेशन कम है, तो आयन तो अंदर आ नहीं सकता, ना ही यहाँ से बाहर जा सकता है अपनी कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है परमिएबल है वाटर के लिए, तो यहाँ से वाटर इजीली निकल जाएगा बाहर। और जब वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ कंसंट्रेशन कितनी हो गई 400 मिलीऑस्मोल। अब चलो ये खुश हो गया, मतलब शुरू में जब ये आया था इसकी आयनिक कंसंट्रेशन थी 300 मिलीऑस्मोल, लेकिन जब ये नीचे आया तो इसने देखा आयनिक कंसंट्रेशन 400 मिलीऑस्मोल है बाहर तो, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा, तो मतलब इसमें लालच आए, तो ये नीचे जैसे आया तो इसने वाटर को लूज कर दिया। जैसे ही वाटर यहाँ से रिमूव हुआ तो इसकी आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ गई 400 हो गई। लेकिन ये फिर नीचे आया, नीचे आके इसने देखा यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन फिर से बहुत ज्यादा है, मतलब 800 है, 800 आयनिक कंसंट्रेशन है, लेकिन आयन एक भी बाहर नहीं जा सकता है ना ही अंदर आ सकता है, तो ये और भी ज्यादा वाटर को यहाँ से लूज कर देगा। और जब वाटर यहाँ से और भी ज्यादा लूज होगा तो यहाँ पर फिर से आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कितनी 1000, एंड लास्ट में आते आते वाटर बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा एंड आयनिक कंसंट्रेशन हो जाएगी 1200। अब ये संतुष्ट है, मतलब क्या बात हुई, नॉर्मली 300 आयनिक कंसंट्रेशन थी यहाँ पर, लेकिन जैसे ही वो इंटर करता गया नीचे जाता गया, नीचे जाते जाते उसको देखा कि आसपास आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब एक साइड अनबैलेंस हो रहा है वो, तो यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा है यहाँ तो कम है, तो यहाँ से वाटर को लूज कर देगा। जैसे ही वाटर यहाँ से बाहर जाएगा तो आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ गई, लेकिन और नीचे आया फिर से आयनिक कंसंट्रेशन और भी ज्यादा मिली, यहाँ पे 1000 मिल गई, तो इसने और भी ज्यादा पानी को निकाल दिया बाहर।
क्योंकि आयन को तो निकाल नहीं सकता ना, कि आयन को अंदर ले सकता है कि चलो ज्यादा आयन तो आगे ले लेता हूँ यहाँ से, नहीं, तो ये पानी को निकाल देगा। तो यहाँ से पानी निकलने से आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ गई, और ऐसे करते करते 1200 तक इसकी आयनिक कंसंट्रेशन पहुंच गई। अब आप ये मत समझना कि ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब पानी अकेला बाहर निकल रहा है तो आयनिक कंसंट्रेशन कैसे बढ़ रही है। पिछले लेक्चर अगर आपने लगाए हैं तो हमने कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखा था, उसमें क्या देखा था, अगर यहाँ एक देखा जाए तो वाटर है और उसमें एक आयनिक कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, मतलब 1 मिली ऑस्मोल आयन हर 1 लीटर पानी में है, मतलब हर एक मॉलिक्यूल में, ऐसा समझ सकते पर ml। लेकिन अगर यही बात करें तो यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर आयन बहुत ज़्यादा है। फिर आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर एक जग भर पानी है और उतनी ही इसमें शक्कर डली हुई है, कितनी, चीनी, उतनी शक्कर डली हुई है, तो यहाँ आयनिक कंसंट्रेशन ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ एक जग भर पानी में सिर्फ 1 चम्मच चीनी डली हुई है, कितनी, 1 चम्मच चीनी डली हुई है। तो अब यहाँ तो आयनिक कंसंट्रेशन कम है, आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा करने के लिए या तो मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा चीनी को मिला सकती, इंक्लूड कर सकती हूँ, या फिर यहाँ से वाटर को बाहर निकाल सकती हूँ। वाटर बाहर निकालूंगी तो यहाँ पे चीनी का कंसंट्रेशन वैसे ही बढ़ जाएगा। सेम यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए या तो मैं यहाँ पर आयन को इंक्लूड कर दूंगी, डाल दूंगी, और या फिर यहाँ से वाटर को रिमूव कर दूंगी। अब क्योंकि ये मेम्ब्रेन वाटर के लिए परमिएबल है एंड आयन के लिए इम्परमिएबल, मतलब आयन हम नहीं डाल सकते लेकिन वाटर को निकाल सकते हैं, इसलिए वाटर लूज करते करते इसकी आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ गई, मतलब ये 1200 तक इसकी आयनिक कंसंट्रेशन पहुंच गई है। क्लियर है? तो ये है हमारा डिसाइडिंग लिमिट ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर हमारी आयनिक कंसंट्रेशन 1200 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। क्लियर है? अब लेकिन ये ऊपर जाएगा, मतलब अब आएगी बात किसकी, असेंडिंग। ये तो हो गई डिसेंडिंग की, लेकिन अब बात करें हम असेंडिंग की। यहाँ देखिए, यहाँ डाल देते हैं हम, ये वाला एरिया था हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये हो जाएगा यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्लियर है? तो डिसेंडिंग की बात आ गई समझ में हमें, मतलब ये वाली जो मेम्ब्रेन है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है वो परमिएबल है सिर्फ वाटर के लिए, आयन के लिए इम्परमिएबल है। अब ये जो है असेंडिंग वाली, इसका जस्ट अपोजिट होगी, ये परमिएबल होगी टू आयन। ये थी परमिएबल वाटर के लिए और ये परमिएबल होगी आयन के लिए, बट इम्परमिएबल टू वाटर। मतलब अभी तक यहाँ से आयन ना ही अंदर जा सकता था ना बाहर आ सकता था डिसेंडिंग वाली लिम्फ में, लेकिन सिर्फ वाटर आ जा सकता था। अब बात अगर हम असेंडिंग लिम्फ की करें तो यहाँ पर वाटर अंदर बाहर नहीं जा सकता, लेकिन आयन आ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन 1200 है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाएगा लिक्विड यूरिन, तो यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन कम मिलेगी। अब यहाँ 1200 है, लेकिन ऊपर चढ़ेगा तो 800 मिली, 800 आयनिक कंसंट्रेशन है और यहाँ 1200 है, तो इसको कम करने के लिए क्या करेगा, ये वाटर को अंदर बाहर नहीं करेगा क्योंकि ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, ये आयन को लूज कर देगा, मतलब ये आयन को बाहर निकाल देगा। तो अब यहाँ आते आते इसकी कंसंट्रेशन 600 हो जाएगी, फिर ये और ऊपर बढ़ेगा तो फिर ये और भी ज़्यादा आयन को लूज कर देगा, तो यहाँ पे 400 एंड लास्ट में 300 मिली ऑस्मोल आयनिक कंसंट्रेशन बनेगी। तो आई होप आपको समझ में आया क्या बात की हमने आज, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसका मतलब ये जो हमने देखा था पहले पीसीटी वाला पार्ट, उसमें पीसीटी एंड वॉमिन कैप्सूल में जो मेम्ब्रेन थी वो कैसी थी हमारी, दोनों के लिए, मतलब वाटर एंड आयन दोनों के लिए ही परमिएबल थी, मतलब बोथ आर परमिएबल। बट यहाँ जैसे हम लूप ऑफ हेनले में आएंगे तो ये जो डिसेंडिंग वाली है हमारी लूप ऑफ हेनले की लिम्फ, ये कैसी होगी,
ये वाटर के लिए तो परमेबल होगी, लेकिन आयंस के लिए इम्परमेबल होगी, इसलिए आयन यहाँ से अंदर बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को लूज करेगी और आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करेगी, मतलब बढ़ाएगी। लेकिन जब ये ऊपर जाने लगेगा फ्लूइड यूरिन बन के, तो डिसेंडिंग लिम्फ में आ गए, अब हम असेंडिंग लिम्फ में आ गए। असेंडिंग लिम्फ की बात क्या है, ये परमिएबल है सिर्फ आयन के लिए, वाटर के लिए नहीं है बिल्कुल भी, मतलब ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो यहाँ से वाटर तो नहीं आ जा पाएगा, इसलिए आयन को रिमूव करेगी, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आयन को निकालेगी और आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करेगी। तो ये इसका फंक्शन एंड वर्क है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।